मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो है आपको कक्षा 10 के बायोलॉजी पोर्शन की वीडियो पढ़ाएंगे। इसमें आपने जो पहला चैप्टर हमारा था जैव प्रकरण, उसे भी हम चल रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जैव प्रकरण, हिंदी में लिख दे रहे हैं जैव प्रकरण। जैव प्रकरण में मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक प्रकार का कंबाइंड लेसन है, जिसमें कम से कम 12 से 13 प्लांट और एनिमल दोनों के मिलाकर के पार्टों को कंबाइन किया गया है। तो ये 12-13 पार्टों का एक कंबाइंड लेसन है, इसका नाम है जैव प्रकरण। तो इसमें पिछले 2 वीडियो में आपने इस लेसन के बारे में पढ़ा था। तो तीसरा जो हमारा वीडियो है वो हम आज पढ़ेंगे। अपनी जो फिजियोलॉजी है, उस फिजियोलॉजी में उस फिजियोलॉजी का जो नाम है वो है एक्सक्रीशन, क्योंकि अभी तक आपने पार्ट के बारे में पढ़ा, उसमें कौन कौन से पार्ट आते थे, क्या क्या हमको उसमें पढ़ना था। उसके बाद में सर्कुलेशन और डाइजेशन, 2 चीज़ें आपने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि पहले फूड को हम इंजेक्शन करते थे, अंदर लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में उसको अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब करने के बाद में उसका क्या होता था, सर्कुलेशन। तो पूरी बॉडी में हमारा फूड सर्कुलेट होता था और प्रत्येक कोशिकाओं तक फूड को पहुंचाया जाता है। खून की पाइप इस तरीके से निकली होती है और वो पाइप जो होगी तो यहाँ से अपने पदार्थों को डिफ्यूज करेगी और डिफ्यूज होने के बाद में वो पदार्थ जो होंगे तो सेल वॉल को पार करेंगे और सेल वॉल को पार करने के बाद में सेल के अंदर आ जाएंगे और वहाँ पर उनका हो जाएगा कंज्यूम। कंज्यूमर उपभोग करते हैं। तो सेल जिन पदार्थों को उपभोग में लेती है, लेने के बाद में जो उनसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को पुनः वो अपने कोशिका से बाहर निकाल देती है और वो अपशिष्ट पदार्थ जो है हमारी खून की पाइपों में फिर से आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमने जो है अमीनो अम्लों को प्रोटीन से क्या बने, अमीनो अम्ल पाचन से, और उन अमीनो अम्लों को ब्लड के द्वारा सर्कुलेट करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाए और जो भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड सेल्स में होते हैं तो इनका जो है ये स्टोर नहीं होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, डिकम्पोज अपघटित करके उन अमीनो अम्लों को हम जो है प्रोसेस करते हैं और उन एक्स्ट्रा अमीनो अम्लों को सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लड में लाते हैं और ये ब्लड की पाइप जो होती है तो इस तरीके से कहाँ आती है, लीवर। लीवर एक प्रकार का ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग, जो अमीनो अम्लों को CO2 की सहायता से श्वसन में पढ़ेंगे हम कि पहले ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन जो होती है वो ग्लूकोज को बर्न करती है और बर्न करने के बाद में क्या बनती है, CO2। वो CO2 अमीनो अम्लों के साथ में जुड़ती है। तो पहले अमीनो अम्ल जो हमारे होते हैं उनको हम बदलते हैं गहरे में अमोनिया, और जब अमोनिया के साथ में CO2 गैस जुड़ जाती है तो ये इस दोनों को जोड़ करके एक संयुक्त उत्पाद बनता है जिसका नाम है यूरिया। तो ये यूरिया उत्पाद जो बनाने का काम किसका है, लीवर का। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन है। तो कोशिका में बने अपशिष्ट पदार्थों को
शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं कि शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कई प्रकार से हो सकता है। एक तो क्या, सरफेस सतही उत्सर्जन, जिसमें क्या होता है कि हमारी त्वचा के द्वारा उत्सर्जन होता है। त्वचा में जैसे मान लो हमारा हाथ है, ठीक, तो हाथ में क्या है, त्वचा है। त्वचा के ऊपर छोटे छोटे छिद्र हैं और उन छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर हमारा होगा या अन्य मिनरल्स और साल्ट होंगे, वो हमारे स्वेट पसीने की सहायता से उन छोटे छोटे रोम पिट्स की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो एक होगा ये सेरिकल प्रोसेस, जिसमें कोई विशेष मैकेनिज्म नहीं होती है। ये केवल क्या करते हैं, अपने वाटर के साथ में जो कुछ घुला होगा वो घुले हुए पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी बात उत्सर्जन क्या है, तो दूसरे प्रकार के उत्सर्जन में क्या होता है, इस तरीके से उनकी फॉर्म को चेंज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा अमीनो अम्लों से अमोनिया और अमोनिया के साथ में CO2 और CO2 से क्या बन गया, यूरिया। तो ये इतना सारे काम जो होते हैं तो मुख्य रूप से कहाँ होते हैं, लीवर। क्योंकि लीवर में आर्निथिन चक्र, आर्निथिन भी एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो क्या करता है, अपनी सहायता से क्या करता है, ये इसको अमीनो एसिड को बदलता है अमोनिया में, और अमोनिया जब CO2 से क्रिया करती है तो यूरिया का निर्माण हो जाता है। तो ये क्रिया कहाँ होती है, लीवर में। अब क्या है, अब यहाँ पर उत्पाद बन तो गया, लेकिन बनने के बाद में इसको निकालने की प्रक्रिया, मतलब हम पढ़ चुके हैं कि शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को भी क्या कहते हैं, उत्सर्जन। पाठ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 10th लेवल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कैसे क्या करना है। कि केवल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि केवल हमने बता दिया आपको कि इस तरीके से कि अमोनिया और CO2 मिले और क्या बन गया, यूरिया। यहाँ पर मैंने आपको आर्निथिन चक्र के बारे में बताया किस प्रकार से होता है और ये कैसे कैसे फॉर्म चेंज करता है, किस तरीके से यूरिया का निर्माण होता है, क्योंकि इस लेवल का नहीं है, ये अगले कक्षा में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यूरिया बनी, अब यहाँ से यूरिया जो है क्या है, वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है। तो वो यूरिया क्या होगी, फिर से ब्लड में चली जाएगी और वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से किडनी, और किडनी में क्या होगी, रीनल वेन आर्टरी जो होंगी। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी की सहायता से क्या होगा, इस तरीके से आर्टरी होंगी और ब्लड को अंदर लाएंगे, और उसके बाद में वेन होंगी जो अंगों से उधर वापस लाएंगे। तो सामान देखते हैं इस तरीके से, ये हमने सिंगल किडनी बना दिया तो समझने के लिए। किडनी ये ऊपर से ऐसे एक बंद लगभग सेल के बीच की आकार की संरचनाएं होती हैं, जिनका भार लगभग 150 से 200 ग्राम तक होता है। ये हम मानव में इनकी उपस्थिति जो होती है वो कहाँ होती है, एब्डोमेन एरिया। एब्डोमेन एरिया में लेफ्ट और राइट दो किडनी होती हैं जो एब्डोमेन एरिया में उदर गुहा में दाएं और बाएं दोनों तरफ स्थित रहती है। मेल में, फीमेल में इनकी पोजीशन थोड़ी सी अलग तरीके की हो जाती है, क्योंकि वहां पर ओवरी को भी सेटल करना होता है। तो सिंपल से देख लें कि ये क्या है, हमारा एक वृक्क या गुर्दा या किडनी, कुछ भी कह सकते हैं इसको, वृक्क, गुर्दा या किडनी। तो ये आप क्या है कि ये में सबसे पहले क्या होगा, इस तरीके से धमनी या आर्टरी, धमनी या
के द्वारा ब्लड सप्लाई को इसके अंदर दिया जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर छोटी छोटी छनियां होंगी। छोटी छोटी छनियों को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्क नलिकाएं कहते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले कितने परिभाषा इसकी क्या होती है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो किडनी हमारी होती है, या इनको हम हिंदी में वृक्क कह सकते हैं, वृक्क या दो होते हैं गुर्दे लिख देंगे, वृक्क या गुर्दे, इसको हम किडनी। तो इनकी इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है या वृक्क नलिका, वृक्क नलिका, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। लगभग एक वृक्क में इनकी संख्या 10 लाख तक हो सकती है। तो 10 लाख तक की जो संख्या इनकी होती है, इसमें क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, इनका अलग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस किडनी से इस वृक्क नलिका को इस तरीके से निकालेंगे, अलग डायग्राम आपको बताते हैं। तो उसमें देखेंगे किस तरीके से जो है ब्लड की सप्लाई जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, किस तरीके से वाटर को फिल्ट्रेट किया जाता है, और फिल्ट्रेट होने के बाद में फिर से ब्लड जो होता है तो वेन के द्वारा हमारे हार्ट में पहुंच जाता है। देखेंगे कुछ इस तरीके से। डायग्राम को हम बताए हैं आपको बहुत ही सामान्य तरीके से बनाना है। ये हमने एक कैप्सूल बनाया है, कप के समान सोचना है, तो इसको हम कहते हैं मोमेंट संपूर्ण, मोमेंट संपूर्ण या कैप्सूल। ठीक है, आप देखेंगे किसमें किस तरह की संरचना होती है। ये मान लो खून की पाइप ऐसे आई, इसका नाम क्या है, आर्टरी। आर्टरी, आर्टरी में धमनी होता है, तो धमनियां जो होती हैं वह हृदय से क्या करती हैं, ब्लड को लाती हैं और अंगों में ले जाती हैं, और जो शिराएं होती हैं वह ब्लड को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। तो ये आर्टरी बहुत मोटी सी आई है। अब क्या होगा, इस तरीके से इसमें प्रवेश करेगी। प्रवेश में क्या होगा, इस तरीके से इसमें जाल, छोटी छोटी धमनिकाएं बन जाएंगी, और वो धमनिकाएं बढ़ जाएंगी, और फिर धमनिकाएं फिर से मिल जाएंगी, और इस तरीके से क्या होगा, एक उससे थोड़ा सा पतली, ये आर्टरी है, आर्टरी थोड़ा सा पतला हिस्सा है। अब पतला होगा तो इसका मतलब ये है कि देखो ब्लड की सप्लाई अधिक जा रही है, खून अधिक जा रहा है किसमें, और में संपूर्ण में, और वो संपूर्ण या कैप्सूल में, तो इसको
खुली होती है। खुल गई। अब खून सप्लाई ऐसे से आ रही है और निकल यहाँ पे कम रहा, निकल कम रहा। तो जब कम निकल रहा है और यहाँ पे जाल बना, तो जब कम निकलेगा तो आपने देखा होगा कि सप्लाई अधिक आएगी और क्या होगा, और कम निकलेगा तो क्या होगा, एक यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आता है और उस ऑस्मोटिक प्रासरणीय दाब की सहायता से जो धमनिकाएं होंगी उनमें जो वाटर होगा उस पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा और वो वाटर रिस करके और क्या होगा, उसमें जो घुले हुए पदार्थ होंगे जैसे यूरिया, ग्लूकोज, मिनरल्स, अन्य सभी प्रकार के पदार्थ जो घुले हुए होंगे वो इसमें छन जाएंगे। तो छनेंगे, फिल्ट्रेशन हो जाएगा और फिल्ट्रेशन होने के बाद में वो फ्लूइड कहाँ आ जाएगा, बॉयमेंस इनपुट के अंदर इसमें आ जाएगा। अब क्या होगा, एक तो ये हुआ कि इस प्रकार से ये छन गया। अब क्या होगा कि ये पाइप होगी, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से निकली और इस तरीके से पुनः इसमें जुड़ेगी। सामान्य तरीके से डायग्राम को हम बनाते हैं तो इस तरीके से और भी बना होता है, तो ये इस तरीके से इसमें जुड़ती हुई चलेगी। ये ऐसे बात देखिए इस तरीके से। अब ये कई बार देखिए इस तरीके से इसमें कई बार ऐसे करके बनाएंगे, जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद क्या होगा, पुनः ये इस तरीके से मिल जाएगी और मिलने के बाद में इस तरीके से होगी ये पाइप, फिर से निकल जाएगी। तो देखो अब यहाँ पर हम देखें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि पाइपें ऐसी क्या होंगी इसमें जुड़ी हुई, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी इस पाइप में छना हुआ द्रव आगे बढ़ेगा उसमें अगर क्या होगा कि ग्लूकोज जा रहा होगा, ग्लूकोज हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें क्या देता है, एनर्जी। मानव में जो भी एनर्जी हमको मिलती है वो ग्लूकोज फॉर्म में, अगर कभी कभार ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो प्रोटीन और फैट से फिर से प्रोसेसिंग होती है, तो ग्लाइकोजेनोलिसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस की सहायता से, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस की सहायता से प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो वो ग्लूकोज फॉर्म में बॉडी क्या होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण उसमें होता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन होती है ग्लूकोज को जलाती है। तो अब देखिए, तो जो हमारे अच्छे पदार्थ जैसे ग्लूकोज या कुछ मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम आदि मिनरल्स होंगे, वो इसमें अगर फिल्टर होकर जा रहे होंगे तो वो यहाँ पर पाइप पुनः इस तरीके से लिपट जाएगी इसमें, और लिपटने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। अगर वाटर ज्यादा जा रहा है तो अधिक वाटर को फिर से एब्जॉर्ब कर लेना, अगर मिनरल्स अधिक जा रहे हैं तो इस वाली पाइप से मिनरल्स को फिर से इसमें वापस ले लेना, ठीक है। ग्लूकोज जा रहा है तो ग्लूकोज को ले लेना। तो अब अच्छे पदार्थों को पुनः फिर से सोख लिया जाएगा और अच्छे पदार्थों को और वाटर को फिर से पुनः सोखने की प्रक्रिया कहलाती है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। अब क्या हुआ, जो केवल इसमें घुली हुई यूरिया होगी और हमारे अन्य अवशिष्ट पदार्थ जिनकी हमको आवश्यकता नहीं है वो पदार्थ क्या होंगे, इसी पाइप में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। और ये पाइप से पुनः इस तरीके से क्या बनाएगी, वेन है। अगर किडनी में वेन थी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रीनल वेन, क्योंकि किडनी में क्या आता है, रीनल। तो रीनल वेन जो होगी वो फिर से पुनः जो है ब्लड सप्लाई को हार्ट में ले जाएगी। और देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ये गुच्छा बना है, इसको हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलस।
गुच्छा बना, ठीक है। यहाँ पे आगे ये पास में नली है, नलिका ग्लोमेरुलस के पास में है, तो इसका नाम है PCT। साथ में लिख देना, नाम को बता देना कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखो ये नलिका क्या है, यहाँ से इससे दूर है, तो इसका नाम है DC और T। डिजिटल मीन्स क्या होता है, दूरस्थ, और प्रॉक्सिमल माने समीपस्थ, तो डिजिटल कन्वोल्यूटेड और ट्यूब्यूल। दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब आते हैं, देखो ये यहाँ पे इस तरीके से छल्ले टाइप की संरचना बनी, छल्ला ऐसे होता है, ऐसे लगा हुआ, तो जब ऐसा बना हुआ है तो इसका नाम है लूप। लूप में होता है छल्ला, लूप ऑफ हेनले। हेनले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने छल्ले को खोजा था, तो उसके खोजने के हिसाब से इनके नाम से उसका नाम रखा गया लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, टोटल हमारा अवशिष्ट पदार्थ और वाटर जो होगा जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है, वो वाटर आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के साथ में क्या होगा, ये नलिका आगे बढ़ती जाएंगी। इस तरीके से दूसरी पाइप में जुड़ जाएंगी। इस पाइप का नाम है कलेक्टिंग डक्ट, मतलब संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। ऐसी नलिका जो कई सारी छन्नियों को अपने में जोड़ती है। देखिए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, दूसरी पाइप में जुड़ जाएगी, यहाँ से देखिए यहाँ पे दूसरी पाइप जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सी पाइपें जो होंगी वो क्या होंगी, आपस इसमें जुड़ जाएंगी, और कई सारे नलिकाओं को जोड़ करके और ये कलेक्टिंग डक्ट जो होगी आगे नलिकाओं में जुड़ जाएगी, और जुड़ने के बाद में क्या बन जाएंगे, यूरेटर। और यूरेटर जो होंगे इस तरीके से आकर के, आपने देखा होगा डायग्राम में कि इस तरीके से कितनी होती है, एक सिंगल ये हो गया, दूसरी, और इनसे क्या पाइपें निकलती है इस तरीके से, और निकलने के बाद में ये जो है ऐसे इससे जुड़ जाती है। तो ये क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इसके में क्या होता है, हमारा मूत्राशय, जिसमें टोटल यूरिन को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट होने के बाद में उसे हम यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग की सहायता से अपनी बॉडी से, शरीर से, अपने बॉडी से क्या करते हैं, शरीर से बॉडी से क्या करते हैं, बाहर में और थ्रो कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लैडर, और ये दो हमारे क्या हो गए, यूरेटर। तो यूरेटर की सहायता से क्या होता है, किडनी से टोटल बने हुए यूरिन को हम ब्लैडर बनाते हैं, और ब्लैडर जो होता है वो यूरेथ्रा, इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। तो यूरेथ्रा की सहायता से बॉडी से बाहर हम ब्लैडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सामान्य डायग्राम, जिसमें हमने देखा कि सामान्य रूप से मानव में दो किडनी होती हैं, जो हमारे क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग है, उनकी इकाई क्या है, नेफ्रॉन या रक्तनलिका। रक्तनलिका में इस प्रकार से वाटर को डायलिसिस की जाती है, और डायलिसिस के बाद में वो वाटर जो होता है आगे बढ़ते हुए कलेक्टिंग डक्ट की सहायता से यूरेटर के माध्यम से कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरीके से यूरिन का निर्माण जो है हमारी बॉडी में हो जाता है, और बॉडी बने हुए यूरिन को हम यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर कर देते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है। तो जितने भी हमारे स्तनधारी हैं उन सभी में मुख्य उत्सर्जी अंग हमारे क्या हैं, वृक्क। एक जोड़ी वृक्क जो कि उदर गुहा में पाए जाते हैं, और अपनी क्रियाविधि के द्वारा वे यूरिन का निर्माण करते हैं, और शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को जो कि वाटर में घुल सके, तो वाटर में घुले हुए पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो
इस तरीके से मानव में भी क्या है कि एक जोड़ी वृक्क जो कि उदर गुहा में होते हैं और उदर गुहा से जो है वह फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों की सुधियां भी होती हैं। अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ में जैसे आप देख सकते हैं क्या नंबर 1 पे यूरिया। यूरिया एक क्या है विषैला पदार्थ है जिसका निर्माण कहाँ होता है लीवर में होता है और वहाँ से जो आर्टरी होती है वह किडनी में फिल्ट्रेट होती है। फिल्ट्रेशन के बाद में यूरिन का निर्माण होता है और मूत्र से जो बनता है वो शरीर से बाहर। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप अपनी बुक से काम को करते